हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूं। आज है 22 फरवरी 2024। इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं, जहाँ पे जो हॉट टॉपिक होते हैं उसको हम लोग काफ़ी डिटेल्ड में यहाँ पे कवर कराया जाता है। और ये करेंट अफेयर्स की क्लासेस आपकी डेली बेसिस पे होती है। जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूँ, ये क्लासेस आपकी बाइलिंगुअल्स में कवर कराई जाती है, यानी आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको कवर कराए जाते हैं, ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी बहुत अच्छे से नोट्स के लिए की पॉइंट्स मिल जाए, और जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी सारी चीज़ें टाइमली प्रोडक्ट प्रोवाइड की जा सके। टेलीग्राम चैनल जिन लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया है, वहीं पे ये पीडीएफ्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक्स मिल जाएंगे, तो उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे आपको सारे डेट वाइज आपको ये नोट्स जो है वहाँ पे कवर करा दिए जाएंगे। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहीं से आप इसको फिर नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हो, या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, या एसआई पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो हर एक एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा। पीसीएस लेवल के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। पहला जो न्यूज़ है यहाँ पे, ट्रिपल डीप ला नीना, ये एक रिपोर्ट है जिसका ये टाइटल है अनऑर्थोडॉक्स सर्कुलेशन एंड अनयूजुअल स्पिन इन एयर क्वालिटी ऑफ इंडिया। यानी अनयूजुअल तरीके से विंड का जो सर्कुलेशन आज के डेट में भारत में हो रहा है, जिसके वजह से पॉल्यूशन का स्तर और ज़्यादा बढ़ गया है, उसी को लेकर के यहाँ पे ये इस रिपोर्ट जारी किया गया है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? ये स्टडी किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के द्वारा एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा स्टडी करके एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिसका टाइटल क्या है? ट्रिपल डीप ला नीना, अपरंपरागत परिसंचलन एंड भारत की वायु गुणवत्ता में असामान्य स्पिन। आप देख सकते हैं, इस ये टाइटल है, शीर्षक है, और एक अध्ययन के अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि आज के डेट में जो पॉल्यूशन का जो स्तर है, देखिए आज के डेट में अगर मैं बात करूं, विंटर में जनरली जो विंड का जो फ्लो होता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, लेकिन अनयूजुअली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये जो विंड का फ्लो है वो पंजाब हरियाणा से होकर के गंगेटिक प्लेन्स के तरफ आपको ये फ्लो देखने को मिलेगा, जिसके वजह से क्वालिटी ऑफ एयर जो है, यानी वायु की गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। इस अध्ययन के अंतर्गत वही बातें यहाँ पे बताई जा रही है। आइए इसको डिटेल में कवर करते हैं। तो इसमें क्या क्या बात कहा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉल्यूशन का स्तर जो कि विंटर में और बेहतर होना चाहिए था एज कंपैरिजन टू द समर, तो वो यहाँ पे रिवर्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा खराब देखने को मिल रहा है साउथ वेस्टर्न इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो। जबकि वर्स्ट एयर क्वालिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ वेस्टर्न इंडिया की अगर बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी भारत में हवा की गुणवत्ता असामान्य रूप से खराब रही है। जबकि प्रदूषित प्रदूषण की बात करें तो उत्तर भारत में अपेक्षाकृत साफ हवा देखी गई है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये रिपोर्ट यहाँ पे जारी किया गया है। इसमें क्या क्या स्टडी किया गया, देखिए कौन कौन से कारक है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि इसको लेकर के रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहला चीज़ कि 2022 में सर्दी एक असामान्य ट्रिपल डीप ला नीना घटना के अंतिम चरण के साथ मेल खाती है। देख सकते हैं ये रिपोर्ट 2022-23 का है, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। तो 2022 में सर्दी एक असामान्य ट्रिपल डीप, यानी असामान्य ट्रिपल डीप मतलब लगातार 3 साल से, ट्रिपल डीप लगातार 3 साल से आप देख सकते हैं ला नीना इवेंट को यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे जो चेंज देखा गया है विंड का डायरेक्शन में, वो देख सकते हैं सामान्य हवा की दिशा में परिवर्तन देखने को मिला है। सामान्य समय के दौरान हवा कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, यानी उत्तर पश्चिमी दिशा में चलती है, जो पराली जलाने वाले प्रदूषकों को दिल्ली में प्रवाहित करने के लिए जिम्मेदार है। तो उसी को लेकर के बात कही, पंजाब से और गंगा के मैदानी इलाकों की ओर चलती है। सामान्य समय के दौरान हवा जो है उत्तर पश्चिमी दिशा में चलती है, नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में चलती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जो प्रणाली होती है उस पराली होती है, उससे जलने वाले जो प्रदूषक होते हैं वो दिल्ली में प्रवाहित होते हैं, जिसके जिम्मेदार आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ विंड का जो सर्कुलेशन होता है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है, लेकिन यहाँ पे जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो प्रदूषक है, वो कहाँ से कैरी होते हैं? पंजाब हरियाणा से कैरी होकर के, क्योंकि पराली को जलाया जाता है और वो दिल्ली के ऊपर से ये क्रॉस करते हैं, जो कि जहाँ पे प्रदूषण कम होता है, लेकिन
लेकिन ऑब्वियस सी बात है उसके आसपास के क्षेत्रों को पार करके पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में उड़ जाते हैं। तो यहाँ पे प्रदूषण दिल्ली में आपको कम देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही पराली जलाई जाती है पंजाब और हरियाणा में, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे प्रदूषण स्तर भी बढ़ जाता है, क्योंकि वह दिल्ली के ऊपर से पास करता है और पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में चला जाता है। ला नीना की बात करें तो ला नीना क्या है, मध्य और पूर्व मध्य भूमध्य रेखा प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान के समय समय पर ठंडा होने को संदर्भित करता है। देख सकते हैं एक पीरियोडिक कूलिंग है किसका, ओशन सरफेस टेम्परेचर का, जो कि सेंट्रल और इस सेंट्रल प्रशांत सागर में देखने को मिलता है। और ये जनरली 3 से 5 साल के बीच में ये जनरली रिपीट होता है। इसका इम्पैक्ट यहाँ पे भारत के मानसून में भी देखने को मिलता है, भारतीय मौसम पर भी सकारात्मक प्रभाव इसका पड़ता है। कूलिंग की बात कही जा रही है, ला नीना जो है कूलिंग ओशन सरफेस टेम्परेचर देखने को मिलता है, जो कि सेंट्रल और ईस्ट सेंट्रल पैसिफिक प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान को ठंडा रखता है। तो ये एक तरह से भारत के मानसून को सकारात्मक प्रभाव भी करता हुआ चलता है। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, ये ध्यान रख सकते हैं। ट्रिपल डीप याद रखिएगा, एक ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं विंड का डायरेक्शन में चेंजेस देखने को मिलता है विंटर के कंडीशन में, उसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ बना हुआ है। जो भारत की गुणवत्ता में जो खराब भारत की गुणवत्ता आप देख सकते हैं, साउथ वेस्टर्न इंडिया की जो बात कर रहे हैं, वो इसी के वजह से होता है, जो हर 3 से 5 साल में ला नीना इफेक्ट के वजह से देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हर 3 से 5 साल में ला नीना इवेंट जो है वो कोइंसाइड करता है लास्ट फेज में, उसी से रिलेटेड ये बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। तो ये सारे कंडीशन जो है भारत में प्रदूषण वगैरह बढ़ने का, ये इसी का रीजन है। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है महाराष्ट्र से रिलेटेड। देखिए ये न्यूज़ हम लोगों ने मॉर्निंग वाले करंट अफेयर में भी हम लोगों ने कवर किया था, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आर्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। आर्टिकल्स कौन कौन से आर्टिकल्स का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार से संबंधित है। और आर्टिकल 16 किससे संबंधित है, तो वो मुझे बताइए। राइट अगेंस्ट क्या है, पब्लिक राइट टू, मतलब सभी को समान अवसर प्रोफेशन में एम्प्लॉयमेंट में लेकर के यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ जो बात कही जा रही है, ये जो बिल पास किया गया महाराष्ट्र के असेंबली के द्वारा, यहाँ पे 10% रिजर्वेशन ध्यान दिया गया है किसको, मराठा के जो समुदाय है उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो ये बिल जो है एक तरह का रिजर्वेशन देख रहा है। महाराष्ट्र की जो विधानसभा ने पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत एक व्यापक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर विधेयक शैक्षणिक संस्थानों और सरकार, देखिए इससे फायदा किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा मराठा समुदाय को, तो एजुकेशनल के क्षेत्र में और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आप देख सकते हैं उनको यहाँ पे मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने का यहाँ पे प्रयास करता है। तो यहाँ पे शिक्षा के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में और सरकारी नौकरियों में मराठा की जो समुदाय है उनको यहाँ पे इस बिल के तहत ये उनको हेल्प मिलेगा, आरक्षण प्रदान किया जाएगा, ये ध्यान रख सकते हैं। तो इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस तरह के एक्ट को क्या कर दिया गया था, स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सार्वजनिक सेवाओं में मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने की मांग की गई थी। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी 2021 में इस तरह की चीज़ें हो चुकी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के एक्ट को नल एंड वॉइड कर दिया था, ये ध्यान रख सकते हैं। जिसमें मराठा कम्युनिटी के द्वारा जो मांग की गई थी रिजर्वेशन को लेकर के शैक्षणिक संस्थाओं में और राज्य से रिलेटेड जो सेवाएं हैं उनमें सपोर्ट करने को लेकर के, तो ये उनकी मांग को यहाँ पे क्या कर दिया गया था, उस एक्ट को नल एंड वॉइड कर दिया गया था, ये ध्यान रख सकते हैं। अभी फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही है कि आरक्षण की 50% सीमा को पार करके मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण देने में कोई असाधारण परिस्थिति नहीं बनी है। इसी को लेकर के बात कही जा रही है। 50% जो सीलिंग लिमिट लगाया गया है उसमें यहाँ पे उसको ये एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, उसको ये एक्सीड नहीं कर सकते हैं। ये खास बोला गया है कि उसके अलग उससे हट करके अलग से हम सेपरेट रिजर्वेशन मराठा कम्युनिटी को नहीं दे सकते, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। और इसमें बेसिकली
इंदिरा गांधी केस जो हुआ था 1982, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 9 जजों की बेंच ने अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण पर 50% की सीमा तय की है। आप लोगों ने अनुच्छेद 16 पढ़ा होगा। अनुच्छेद 16 में बेसिकली आपको वहाँ पे खास करके बहुत डिटेल में बताया गया है क्रीमी लेयर्स के बारे में, यानी फंडामेंटल राइट्स में बेसिकली अनुच्छेद 16 के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 16 में जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बातें हैं वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की बात वहाँ पे कही जाती है। तो यहाँ पे 1992 में जो इंदिरा सानी केस हुआ था, तो उसमें ये साफ साफ बताया गया था कि हम सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण को 50% की सीमा यहाँ पे उनके द्वारा तय की गई थी। ठीक है। अनुच्छेद 16(4) राज्य को सार्वजनिक रोजगार में नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। तो आर्टिकल 14 क्या है, एक राज्य को यह अधिकार देता है कि जो बैकवर्ड क्लास के जो नागरिक हैं उनके फेवर में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ये बेसिकली ये अधिकार है आर्टिकल 16(4) के तहत, जो एक फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है, जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। बहुत सोच समझ करके इस अनुच्छेद को वहाँ पे क्या किया गया था, फंडामेंटल राइट में रखा गया है। ठीक है। और आप लोगों को पता भी होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जुडिशियल इन नेचर होते हैं, यानी अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं अपने राइट्स को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के, और आपकी सुनवाई की जाएगी और आपको इंसाफ मिलेगा भी, अगर वो मौलिक अधिकार के अगेंस्ट में अगर कोई भी चीज़ें चल रही हैं तो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, जो सीलिंग लिमिट है, सीलिंग लिमिट 50% आरक्षण तक लगा रखा है, लेकिन अगर उसको आप एक्सीड करते हैं तो एक तरह से आप मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं और आर्टिकल 14-16 का भी उल्लंघन करते हैं, जिसको बाद में क्या किया जाएगा, यानी ये स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 14-16 का उल्लंघन है और असाधारण परिस्थिति के अधिकतम सीमा से अधिक आप नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। 50% की सीमा को बदलने का मतलब एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो समानता पर नहीं बल्कि जाति शासन पर आधारित है। ये साफ साफ यहाँ पे बोला जा रहा है, तो ध्यान रख सकते हैं जो 50% का रिजर्वेशन कैटेगरी है वो बहुत है। अगर इसको और अगर आप एक्सीड करते हैं और ज़्यादा रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं तो एक तरह से ये असमानता का अधिकार के उल्लंघन है, राइट टू इक्वलिटी के उल्लंघन है, और एक तरह से आप जो है जाति शासन पर आधारित जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो एक्ट है वो पास कर रहे हैं। तो ये साफ साफ इसके अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। कोर्ट ने क्या कहा था, कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो रिजर्वेशन के लिए क्राइटेरिया दिया गया है आर्टिकल 16(4) के तहत, वो एक तरह से क्या है, पूरी तरह से उनके लिए सक्षम है, उनके प्रतिनिधित्व में होने चाहिए। जो आरक्षण का मानदंड है अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ठीक है। ये भी यहाँ पे साफ साफ बात कही जा रही है कि ये प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, ये अधिकार 16(4) के तहत जो दिया गया है, जबकि ये एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के तहत होना चाहिए। ठीक है। कंसर्न जो है बिल से रिलेटेड ये भी बोला गया है कि ये बढ़ावा दिया जा रहा है सन्स ऑफ द सॉइल को, यानी उस मिट्टी में जो लोग जन्मे हैं उनको ये बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाले सन्स ऑफ द सॉइल आंदोलन को बढ़ावा, सामाजिक एकता को प्रभावित करने वाले अन्य समुदाय से समान मांगों का बढ़ना आदि ये जो है विधेयक से संबंधित चिंताएं हैं, जिसपे यहाँ पे फोकस किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ये सारी बातें हैं, तो इसको समझ सकते हैं। आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो बिल पास करने को लेकर के बात कही गई है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। 2021 में भी इसको मांग की गई थी मराठा समुदाय के द्वारा, और पार्लियामेंट के द्वारा जो वहाँ की विधानसभा है उनके द्वारा वो बिल पास भी कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस बिल को नल एंड वॉइड कर दिया था। तो ये भी बात ध्यान में रख सकते हैं, उसी से रिलेटेड वो न्यूज़ था। तो अच्छे से समझिएगा इन सारे न्यूज़ को, 14-16 को अच्छे से समझिएगा। आर्टिकल 14-16 का उल्लंघन है एक तरीके से वो, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। 200 साल पुराना यहाँ पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रानी चेन्नम्मा का जो विद्रोह था उसके हो गए हैं, ये उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनके खिलाफ रानी चेन्नम्मा के विद्रोह के 200 साल पूरे हो गए हैं, ये उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। इस घटना में क्या बताया गया है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की बात यहाँ पे कही जा रही है। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं
जैसे नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, उन्होंने नेशनल कैंपेन ऑर्गेनाइज किया है नानो रानी चिन्नम्मा को लेकर के कि आई एम रानी चिन्नम्मा टू इन किट्टूर। किट्टूर में ये बेसिकली इस तरह का नेशनल अभियान आपको चला है जिसमें ये बताया गया है कि आई एम रानी चिन्नम्मा टू, उसी से रिलेटेड ये बात कही जा रही है। तो 200 साल इनके द्वारा किट्टूर में इसको बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये ध्यान रख सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ बेसिकली इन्होंने विद्रोह किया था। किट्टूर कहाँ पे? किट्टूर एक छोटा सा शहर है। कहाँ पे है ये? बेसिकली कर्नाटका में है। याद रखिएगा कर्नाटका में शहर है और यहीं पे ये एक तरह से क्या है, एक राष्ट्रीय अभियान का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। किसके द्वारा? नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के द्वारा। और यहाँ पे अभियान क्या चलाया जा रहा है कि मैं भी रानी चिन्नम्मा हूँ, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। अब रानी चिन्नम्मा, जो लोग नहीं जानते, इतिहास में आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो ये ध्यान से समझिएगा। इनकी ये 1778 में इनकी जन्म हुई थी, 1829 में इनकी मृत्यु हुई थी, 1778 से 1829। और ये इनकी जो जन्म हुई थी वो ककाटी गांव में हुई थी। कहाँ पे? ये बेलागवी जिला में है, जो कि कहाँ पे? कर्नाटका में। बताया ना अभी किट्टूर कहाँ पे? कर्नाटका में, ये ध्यान रख सकते हैं। वहीं पे ये राष्ट्रीय अभियान चल रहा है। और यहाँ पे किट्टूर की रानी, जो कि आज के डेट में कर्नाटका को कहा जाता है, जब इन्होंने देसाई परिवार के राजा मलसलजा से विवाह किया तो वह किट्टूर, यानी जो अब कर्नाटका में है, रानी बन गई है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये रानी कब बनी? रानी बनी जब वो राजा, किससे शादी की? राजा मला सरजा, जो देसाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनसे जब उन्होंने शादी की तो वहाँ की रानी बन गई। इन्होंने एक चाइल्ड को गोद दिया था, एक बच्चे को गोद लिया था, जिसका नाम क्या था? शिवलिंगप्पा। ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका शिवलिंगप्पा, जिसको इन्होंने गोद लिया था, उसे राजगद्दी का उत्तराधिकार भी बनाया था। लेकिन जब ये गोद इन्होंने कब लिया था? जब इनके बेटे की मृत्यु हो गई थी और उनको राजगद्दी पे संभाला था, उसको उत्तराधिकार भी बनाया था। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह की चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करती है अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स याद आ रहा है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति के तहत इसे स्वीकार नहीं किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़प नीति के तहत इसे स्वीकार नहीं किया। अडॉप्टेड चाइल्ड की बात यहाँ पे कही जा रही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी कि किस प्रांत में कौन से उत्तराधिकार बन रहे हैं। अगर वो उसके खुद के बच्चे संतान नहीं होते थे तो ऑब्वियस सी बात है वो उस जगह पे कब्जा कर लेते थे। ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात कहा जा रहा है। वैल्यूज़ की बात क्या कही जा रही है कि करेज हो गया, परसिवरेंस हो गया, लीडरशिप हो गया, सेल्फलेसनेस हो गया, ये सारे मूल्य की बात यहाँ पे कही जा रही है। निस्वार्थता हो गया, नेतृत्व हो गया, दृढ़ता हो गया, साहस हो गया, यहाँ पे ये बातें कही जा रही है। ठीक है, तो क्लियर हो गया रानी चिन्नम्मा के बारे में कौन थी? तो ये किट्टूर, किट्टूर जो कि कर्नाटका है आज के डेट में, उसकी रानी थी। ये ध्यान रखिएगा, ककाटी गांव में इसकी जन्म हुई थी और ये देसाई परिवार के राजा मल्ला सरजा से इन्होंने शादी की थी। ठीक है। अब किट्टूर जो रिवोल्ट था, अभी मेन तो यही है, ये 1824 से 1829 तक हुआ था। देख सकते हैं 1824 से 1829, यानी उनके लाइफ के अंतिम दिनों में आप देख सकते हैं। और ये पहला इंडिया आर्मी का, इंडियन आर्म रिवॉल्यूशन था। किसके खिलाफ? ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके खिलाफ पहला भारतीय सशस्त्र विद्रोह माना जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। रानी चिन्नम्मा जो थी उन्होंने ब्रिटिश ऑर्डर को मना कर दिया था। उन्होंने, चिन्नम्मा ने दत्तक बच्चे को निर्वासित करने से के ब्रिटिश आदेश की अवहेलना की और बॉम्बे के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टन को आदेश के खिलाफ पत्र भेजा, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्रिटिश के ऑर्डर थे अडॉप्टेड चाइल्ड को उत्तराधिकार बनाने को लेकर के, उसको इन्होंने मना कर दिया और एक तरह से अडॉप्टेड चाइल्ड को एक्सेल नहीं किया और से लेटर भेजा जो इसके खिलाफ, जो ऑर्डर भेजा गया था लॉर्ड एल्फिंस्टन के द्वारा। बाद में वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बॉम्बे के बन उस समय में थे, जिसको टर्न डाउन कर दिया गया था। ये पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लेकर के, जो ऑफिशियली यहाँ पे लॉर्ड डलहौजे के द्वारा लागू किया गया था। तो लॉर्ड डलहौजे द्वारा आधिकारिक तौर पर व्यक्त किए जाने से पहले ही यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत था उसको, उसका ये पहला एग्जाम्पल था। ये ध्यान, बहुत से लोग इसके बारे में जानते नहीं होंगे। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा इनके बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लेकर के।
ब्रिटिश 1824 में पहले, चलिए मुझे बताइएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भारत में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? देखते कितने लोग बता पाते हैं और किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। वो तो आंसर मिल ही गया, लेकिन बताइएगा मुझे कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 1824 में पहली लड़ाई हार गई। देख सकते हैं ब्रिटिश जो है 1824 में पहली लड़ाई हार गई। रानी चिन्नम्मा को बाद में पकड़ लिया गया और 1829 में उनकी मृत्यु तक पेल होंगले किले में कैद रखा गया। देख सकते हैं तो ब्रिटिश पहले जो लड़ाई हुई थी 1824 में वो हार गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन बाद में रानी चिन्नम्मा को कैप्चर कर लिया गया था, पकड़ लिया गया था और उनको जेल में रखा गया था बेल होंगल फोर्ट, तब तक जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। तो ये अंतिम दिनों के थे, ये ध्यान रख सकते हैं। उनके अंतिम दिनों के टाइम की बात कही जा रही है जो यहाँ पे कहा जा रहा है। बेल होंगल फोर्ट कहाँ पे? ये बेल होंगल फोर्ट कर्नाटका में ही है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, वहीं पे इनको इम्प्रिजन करके रखा गया था, यानी कैद करके रखा गया था और 1829 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात यहाँ पे कही जा रही है। चलिए ये भी यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इसको ऑफिशियल तौर पर इसको यहाँ पे डॉल हज्जे के द्वारा यहाँ पे लॉर्ड डल हौजी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, आधिकारिक रूप से बनाया गया था। ब्रिटिश ईआईसी की 3 प्रमुख विलय नीतियों में से एक थी। ठीक है, 3 प्रमुख जो एनेक्सेशन पॉलिसीज थी उसके ये उनमें से एक था। अन्य जो 2 थे वो रिंग फेंस नीति थी और सहायक गठबंधन था। ठीक है, रिंग फेंस पॉलिसी और सब्सिडरी अलायंस था। इसके तहत ब्रिटिश ईआईसी की सर्वपरिता के तहत कोई भी रियासत या क्षेत्र स्वचालित रूप से कब्जा कर लिया जाएगा यदि शासक या तो स्पष्ट रूप से अक्षम था या पुरुष उत्तराधिकारी के बिना मर गया। साफ साफ ये बात कही जा रही है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लेकर के, यानी अगर कोई शासक है किसी पर्टिकुलर एरिया का, राज्य का, तो अगर वो मर गया तो उसका पुरुष उत्तराधिकार अगर उसका कोई नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है उस एरिया को कब्जा कर लिया जाएगा। किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ये बात यहाँ पे कही जा रही है, तो ये ध्यान रख सकते। उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये न्यूज़ है रानी चिन्नम्मा को लेकर के। याद रखिएगा ये पहला भारतीय सशस्त्र विद्रोह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। 200 वर्ष पूरे हो गए हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला न्यूज़ आप देख सकते हैं राजस्थान स्कूल से रिलेटेड है। यहाँ पे बहुत अच्छा चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज सूर्य नमस्कार। इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है सभी स्कूलों में। कहाँ पे? राजस्थान के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार को कंपलसरी कर दिया गया है। सभी सरकारी, और चाहे वो सरकारी हो या निजी स्कूल हो, उसमें सुबह में जो प्रार्थना होती है, प्रेयर मीटिंग्स होती हैं, जो असेंबलीज होती हैं, सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में पूरे राजस्थान में क्या कर दिया गया है, उसको यहाँ पे 10 मिनट तक का सूर्य नमस्कार यहाँ पे लागू कर दिया गया है। ये ध्यान रख सकते हैं। एक बहुत अच्छा स्टेप्स है राजस्थान स्कूल्स में जो यहाँ पे लिया गया है और ये ऑफिशियली यहाँ पे पास कर दिया गया किसके द्वारा? एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा। जब वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था वहाँ पे सूर्य सप्तमी को लेकर के, जब वो इन चीज़ों पे डिस्कस कर रहे थे तो उसी टाइम पे शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने यह आधिकारिक जानकारी दी है। आयोजन के दौरान राज्य भर से 101.33 करोड़ लोगों ने सूर्य नमस्कार किया। तो देख सकते हैं आयोजन के दौरान यहाँ पे 1.33 करोड़ लोगों के द्वारा यहाँ पे सूर्य नमस्कार किया। आयोजन का एक रिकॉर्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन को प्रस्तुत किया गया। देख सकते हैं तो एक ये रिकॉर्ड जो है वो सबमिट किया गया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, जो लंदन में है वो सबमिट किया गया। ये ध्यान रख सकते हैं 1.33 करोड़ मायने रखता है। ये लोग उसी टाइम पे सूर्य नमस्कार परफॉर्म किए थे। आज के डेट में हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो कोशिश करिए या आप लोग भी थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, भले ही आधा 1 घंटा ही कीजिए, योगा कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। इससे क्या होता है हमारी बॉडी जो है वो हमारी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल रहती है, काफ़ी सही रहती है और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में नहीं होता है। तो थोड़ा सा ये सारी चीज़ों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको भी आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य सप्तमी का इवेंट हुआ था। ठीक है, जिसको रथ सप्तमी भी कहा जाता है, जिसको रथ सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक वार्षिक हिंदू त्योहार है। ठीक है, ये एक हिंदू फेस्टिवल देख सकते हैं जो कि वर्ष में सेलिब्रेट होता है और ये पूरी तरह से डेडिकेट किसको होता है? सूर्य को। जैसे हमारे
हिंदू में ही आप देख पाते होंगे कि नवंबर मंथ में और मार्च मंथ में बेसिकली क्या होता है, छठ पूजा होता है। वो भी तो एक हिंदू का ही त्योहार है, और उसमें भी ये किसको समर्पित करते हैं वो त्योहार, वो भी सूर्य देवता को समर्पित किया जाता है। तो दो शब्दों की अगर हम लोग बात करें, रथ का अर्थ क्या है, रथ, और सप्तमी का अर्थ क्या है, सातवां। आप देख सकते हैं दो वर्ड से मिलकर के बना है। रथ मीन्स क्या होता है, कैरियर, और सप्तमी मीन्स क्या होता है, सेवंथ, सातवां। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक वन डे का ब्रह्मोत्सव त्योहार है। देख सकते हैं जो तिरुमला, जो कि आंध्र प्रदेश में एक दिवसीय ब्रह्मोत्सव आयोजित को इसको किया जाता है। सूर्य के जन्म का प्रतीक है बेसिकली ये। इसे माघ सप्तमी भी कहा जाता है, क्योंकि यह हिंदू माघ के 7वें दिन को पड़ता है, तो उसी से रिलेटेड है। ये सूर्य के बर्थ से को दर्शाता है, और एक तरह से माघ सप्तमी में ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि 7वां दिन आपको देखने को मिलेगा। हिंदू माघ महीने के 7वें दिन में ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। सूर्य सप्तमी जो है एक तरह से सीजन के बदलाव में भी आपको देख सकते हैं, चेंज ऑफ द सीजन टू स्प्रिंग भी कहा जाता है, यानी सीजन जो बदल के स्प्रिंग में हो जाता है। एक तरह से हार्वेस्टिंग सीजन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मौसम की शुरुआत जो है, कटाई के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है, जो मौसम के वसंत में बदलाव को लेकर के ये दर्शाता है। तो सूर्य सप्तमी याद रखिएगा, 7वां दिन माघ महीने का जो स्टार्ट होता है, माघ सप्तमी भी इसको कहा जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, जहाँ से कटाई के मौसम की शुरुआत का भी ये प्रतीक है। उसी इवेंट में यहाँ पे घोषणा की गई है एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा, यहाँ पर कि हर स्कूल, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, हर जगह बेसिकली सूर्य नमस्कार को अनिवार्य करने की बात यहाँ कही जा रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूपी से रिलेटेड है। यूपी में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, इतने बड़े लेवल पे यहाँ पे डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 गुना एफडीआई यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। 19 से 23 की अगर हम लोग बात करें, उसको अगर कंपेयर करें 2000 से 2017 तक, तो उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 गुना यहाँ पे एफडीआई यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। उसी से रिलेटेड ये बेसिकली न्यूज़ है। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा ये स्टेप्स लिए गए हैं, तो ये ध्यान रख सकते हैं। और ये स्टेप्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, आप देख सकते हैं स्टेप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि एफडीआई में आप देख सकते हैं बढ़ोतरी जो हुई है उसको लेकर के बात कही जा रही है। ठीक है, तो यहाँ अगर बात करें, देख सकते हैं कितनी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पे कही जा रही है, एफडीआई। ठीक है, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूपी भारत में विदेशी निवेश के लिए एक उभरता हुआ गंतव्य सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो एफडीआई यहाँ पे प्राप्त हुआ है 2019 से 23 में 4 गुना अधिक यहाँ पे, उसी को से रिलेटेड न्यूज़ है। यहाँ पे जो जो मुख्य बिंदु है वो क्या क्या है कि सीएम के द्वारा इन्फॉर्म किया गया कि यूपी जो रिसीव किया है वो 4 गुना ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रिसीव किया है 2019 से 23 को लेकर के 2000 से 2017 तक। और ये एक ऑफिशियल या आधिकारिक बयान के मुताबिक ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है राज्य सरकार के प्रधानमंत्री द्वारा यूपी के लिए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। देख सकते हैं जो टारगेट्स है स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको पूरी तरह से क्या करेगी, फुलफिल करेगी, जो यूपी के लिए जो टारगेट निर्धारित किया गया। और ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी बताया गया है कि जो भी टारगेट्स रखे गए प्रोजेक्ट्स को लेकर के, वो सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिए गए समय के अंतर्गत ही उसको किए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 6-7 साल में यूपी ने अपने इमेज को बहुत बड़े लेवल पे बदला है। 7 साल पहले यही यूपी जो था एक तरह से बीमारू स्टेट कैटेगरी में आता था। बीमारू मतलब क्या हो गया, बीमारू यहाँ पे बेसिकली बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, ये सारे राज्य जो बेसिकली बहुत ही गरीब राज्य कहलाते थे, बहुत ही बेसिकली अगर हम लोग बात करें पुअर स्टेट कहलाते थे। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे है, आज के डेट में यही यूपी जो है वो बहुत अधिक डेवलपमेंट कर रहा है। उससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है। तो यहाँ पे सीएम के द्वारा जो बताया जा रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट की बढ़ोतरी हुई है, निवेश बेहतर कानून व्यवस्था का नतीजा है, ये साफ साफ बताया गया। ठीक है, तो मुताबिक बढ़ा हुआ निवेश बेहतर कानून व्यवस्था का नतीजा होता है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। एक तरह से अच्छी कानून व्यवस्था को भी यहाँ पे लाया जाएगा, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे बीमारू जो वर्ड यूज़ किया गया, ये शब्द किसके लिए यूज़ किया गया, ये बेसिकली ये एक किन किन राज्यों के लिए यूज़ किया गया, तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये
4 राज्यों का एक ग्रुप है जिसको बीमारू कहा जाता था, जिसमें यहाँ पे जो आर्थिक और सामाजिक संकेतकों में पिछड़े हुए, ये साफ-साफ इन सभी राज्यों के बारे में बताया जाता था, बीमारू। ठीक है? ये ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे उच्च स्तर पर गरीबी देखने को मिलती थी, कम साक्षरता दर भी देखने को मिलता था। 7 साल पहले की बात ये हो रही है। और खराब बुनियादी ढांचा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन राज्यों का देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पे बड़े लेवल पे बदलाव आपको देखने को मिले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए क्या-क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे जिसको गरीबी का उच्च स्तर यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिटरेसी रेट्स में कम देखने को मिलता है या पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इन सभी राज्यों में। ये क्या-क्या कारक थे जिसके वजह से ये चीज़ें बताई गई। तो पहला चीज़, निवेश की कमी थी यहाँ पे। इन राज्यों में ऐतिहासिक रूप से भारत के अन्य राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार से कम निवेश प्राप्त होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट से कम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन राज्यों को मिलता था। इसमें जो ढांचा है उसके विकास में कमी आई, वो भी यहाँ पे बताया गया है। और ढांचा के विकास में कमी आई है, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे ये बात कही जा रही है, और जिससे इन राज्यों का व्यवसाय का संचालन करना भी मुश्किल हो गया है। तो एक तरह से ऑब्वियस सी बात है, जब इन्वेस्टमेंट कम मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ के जो बिजनेसेस होंगी उनको ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज देखने को मिलेगी। तो सबसे बड़ा कारक क्या है? लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश की कमी है, ये ध्यान रख सकते हैं। दूसरा अगर बात करें तो पुअर गवर्नेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, पुअर गवर्नेंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, खराब शासन भी आपको देखने को मिलेगा। बीमारू स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये पूरी तरह से क्या है, खराब शासन से त्रस्त है। इसमें परिणाम स्वरूप सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिलेंगे, भाई भतीजावाद आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, नेपोटिज्म जिसको कहते हैं, और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की कमी भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। इससे इन राज्यों में व्यवसाय के लिए काम करना मुश्किल हो गया है, देख सकते हैं। एक तरह से डिफिकल्ट हो गया बिजनेसेस को यहाँ पे सही तरीके से ऑपरेट करना इन राज्यों में। एक तरह से इन्वेस्टमेंट को भी ये क्या करता है, हतोत्साहित करता है। एक तरह से निवेश भी हतोत्साहित होता है। अगली अगर हम लोग बात करें, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कही जा रही है, यानी उच्च जनसंख्या वृद्धि भी आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट भी आपका यूपी आपको देखने को मिलेगा, बिहार देखने को मिलेगा। तो बीमारू राज्य में भी उच्च जनसंख्या वृद्धि दर का भी अनुभव यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और इससे संसाधनों पर दबाव भी पड़ा, ऑब्वियस सी बात है। एक तरह से एक एक स्ट्रेंस आप देख सकते हैं, रिसोर्सेस का आपको देखने को मिलेगा इन राज्यों में। एक तरह से बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आप देख सकते हैं गवर्नमेंट को लेकर के इन राज्यों में है, जो कि जिसके वजह से जो बुनियादी सेवाएं प्रदान करना आम अपने नागरिकों के लिए मुश्किल हो रहा है। तो ये सारे कारक हैं बीमारू राज्य होने के। लेकिन आज की अगर हम लोग बात करें तो आज की बात करें तो बहुत ज़्यादा डेवलप आपको देखने को मिलेगा यूपी, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। ठीक है, एफडीआई की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है, एफपीआई शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है। लॉन्ग टर्म प्रेजेंस करना फॉरेन कंट्री में इसका ये ऑब्जेक्टिव है। क्विक रिटर्न्स इसमें मिलता है, लंबे समय तक सतत विकास के लिए ये एफडीआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे एफपीआई जो है वो शॉर्ट टर्म रिटर्न इन्वेस्टमेंट को लेकर के बात कही जाती है, तो यहाँ पे उसी को लेकर के बात कही जा रही है। तो ये डिफरेंसेस है एफडीआई और एफपीआई को लेकर के, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, उसी से रिलेटेड है। इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यहाँ पे जॉब क्रिएट ज़्यादा होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है और इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिलता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म या मैटर होता है, इसमें मार्केट परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहा जाता है ना कि अच्छी चीज़ों में समय लगता है, तो वो एफडीआई देख सकते हैं, एफडीआई उसी को टारगेट करता है। ठीक है, तो ये निवेश आप देख सकते हैं यूपी में सब 4 गुना यहाँ पे बढ़ गया है 2019 से 23 तक, कंपेयर करें लास्ट के 17 साल में, देख सकते हैं। तो यही एक रीज़न है, यूपी बहुत आगे निकल गया है, बीमारू राज्य का अब हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये सारे न्यूज़ है। आई होप ये सारी न्यूज़ बहुत अच्छे से आपको कवर हुए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पीसीएस लेवल का हो। पीसीएस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी अन्य एग्ज़ाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी, बैंकिंग, बिहार पुलिस, स्टेट पुलिस, राज्य पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से कवर कीजिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिए, रिवीजन करते हुए चलिए। टेलीग्राम जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है, ऊपर लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।